नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट और इंडियन इकोनॉमी पर जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर एंड पे आप अपने लिए एक अच्छी डील तलाश रहे हैं तो क्या आपको ये डील क्लोज करनी चाहिए या और इंतज़ार करना चाहिए। करंट मार्केट कहाँ पर है, नियर फ्यूचर हम कहाँ हेडेड हैं और 2 से 3 साल का ट्रेजेक्ट्री रियल एस्टेट का कैसा है और क्या फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे रियल एस्टेट की ग्रोथ को। मैंने इस साल के किक ऑफ वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था कि आपको रीसेल मार्केट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ पर, बट ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट थिंग्स हैव लिटिल चेंज। तो इस पर भी मैं बात करूंगा कि अब मैं किस पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ। आई एम द ओनली रियल एस्टेट कंसल्टेंट जिसका कि फोकस सेलिंग नहीं है और बढ़ती हुई मार्केट में आपको हेल्प करता है कि आप सिर्फ राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पॉइंट पर ही कंसिडर करें और जब मार्केट स्टैग्नेट हो तो अच्छी डील अपने हाथ से ना जाने दें। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम कहाँ हैं अभी इस पर बात करें तो रियल एस्टेट का मार्केट थोड़ा सा स्टैग्नेट ज़रूर हुआ है। मल्टीपल रेपो रेट कट्स आए हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट का मार्केट बियरिश था। ऑफ कोर्स सिर्फ ये एक सिनेरियो नहीं था कि जिसको इसने कॉज किया, बहुत सारी डिमांड है जो कि ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है और गोइंग फॉरवर्ड जब इनकी डिलीवरीज होगी तो मार्केट को थोड़ा सा स्टैग्नेट होते हुए हम देखेंगे ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कोर्स। बट अगर आप ये ट्रैक करना शुरू करें कि पिछले कुछ सालों में किस सेगमेंट पे सप्लाईज ज़्यादा आई हैं, किस सेगमेंट पे सप्लाईज ना के बराबर आई हैं, तो आज के डेट में आप अपने लिए कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। बेसिकली इतने सारे जो पोस्ट कोविड के बाद लॉन्चेस हुए हैं उनमें आपको डिमांड एंड सप्लाई की गेम को समझनी है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बनाना सबसे ज़्यादा आसान है और वो सबसे ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट में है। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अपने मल्टीपल वीडियोस में बताई हुई है, तो आपको ऑफ कोर्स उन वीडियोस को देखना होगा टू गेट अ कंक्लूजन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई थिंग। और आप एलीट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां इंटरेक्टिव वे में इन चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है। आज के डेट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कोई बात नहीं कर रहा। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है बहुत पहले भी कि रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन का होता है। इन्फ्लेशन प्लस 2.5% टू 3% के आसपास प्रॉपर्टीज़ कैपिटल पर अप्रिशिएट होती हैं और जो रेंटल गेन कर रहे हैं आप ये उसके ऊपर से है। यानी कि अगर आपने एक मीडियोकर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी की है, सारी बातें इनफैक्ट एटलीस्ट 70% ऑफ व्हाट आई हैव गाइडेड यू अगर फॉलो की हुई है तो फॉर श्योर आपको इन्फ्लेशन प्लस 3.5% के आसपास का रिटर्न जरूर मिलने वाला है। जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इससे एनर्जी के क्राइसिस होंगे और जो हमारा क्रूड ऑयल है उसका रेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने वाली है। अभी गवर्नमेंट में भी असेंबली इलेक्शंस की वजह से थोड़ा सा प्रेशर में हो के भी प्राइसेस सर्ज ना करें। गोइंग फॉरवर्ड अगर $100 के आसपास क्रूड ऑयल रहा तो गवर्नमेंट बहुत दिनों तक प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और जैसे ही एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर होगा और इन्फ्लेशन उतने ही परसेंट से बढ़ना शुरू कर देगी। और नेगेटिव इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंडिया ने नहीं देखा है, तो क्या हम स्टैग्नेट वाली सिचुएशन में चले जाएंगे जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेट कर जाएगी, तो ये होता हुआ मैं नहीं दिख रहा। इंडिया अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर अच्छा कंज्यूम हो रहा है, इनफैक्ट जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी ठीक ठाक है। देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स जो कि इंडियन इकोनॉमी को एटलीस्ट स्टैग्नेट नहीं होने देंगे, बट इन्फ्लेशन इज़ अ बिग रिस्क विच विल बी हिटिंग अस इन नियर फ्यूचर। भले ही ये कॉन्फ्लिक्ट आज ख़त्म हो जाए, पर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ा है इस वॉर से वो कितना टाइम लेंगे अपने आप को रिकवर करने में। क्या हमारे पास इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि हम प्राइजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। और गोइंग फॉरवर्ड अगर $100 के आसपास ही रह गया एक साल तक तो इन्फ्लेशन कहाँ पर होगा। जो हम आज 100 रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं पेट्रोल, वो लगभग 150-160 के आसपास खरीद रहे होंगे। और अगर से $100 से ना होकर के ये वापस से 45, 50, 55, 60 वाली रेंज में आ जाए, ऐसा कम होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिट पड़ा है उन्हें रिकवर होने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल भी लग सकता है। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं और कल को ये चीज़ और ज़्यादा एक्सलेट हो गई तो ऑफ कोर्स अभी और कितना इम्पैक्ट आएगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट राइट नाउ। बट
इन्फ्लेशन विल बी द थिंग विच यू शुड टेक केयर इन योर फिनेंशियल प्लानिंग, राइट। जिस तरीके से बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं, हम बहुत बेटर सिचुएशन में हैं कि हमारे पास ऑयल रिजर्व्स थे और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बाज़ार पर अभी नहीं पड़ा है, बट हम कितने दिन तक रुक सकते हैं ये एक बात है। बट बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पर ना बात करते हुए थोड़ा सा रियल एस्टेट के इम्पैक्ट पर बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा कम्यूट कॉस्ट बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बिल्डर्स इंपोर्ट भी करते हैं, तो इंपोर्ट होने की कॉस्ट बढ़ेगी। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स जो उधर से आते हैं उनमें अब डिले होगा, तो हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन का ड्यूरेशन हो वो लंबा हो जाए, और कंस्ट्रक्शन का ड्यूरेशन लंबा होने से रियल एस्टेट के प्राइजेस बढ़ते ही हैं, राइट। अगर प्रोजेक्ट 4 साल में कंप्लीट हो रहा है और 7 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो 7 साल वाले की क्वालिटी भले ही कम हो बट कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है। इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आउटपुट कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो द क्विकली वी कैन बिल्ड द चीपर इट विल बी फॉर अस, राइट। बट सिचुएशन देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि हम क्विकली भी बिल्ड कर पाएंगे और इसका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में रियल एस्टेट आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप प्राइजेस को आज लॉक कर सकते हैं। अगर फ्रेश लॉन्चेस हैं तो कहीं ना कहीं बिल्डर क्वालिटी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, बट फॉर श्योर जो भी इन्फ्लेशन प्रोपोर्शनेट रिटर्न होगा वो आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। और अगर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्वालिटी इंश्योर्ड है, आपके पास कनेक्टिविटी वगैरह इन प्लेस है, तो वहाँ पर रिस्क ज़ीरो है। बट आज के डेट में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से जो अच्छी डील्स अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में आने लग रही हैं उन पर फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए। मैंने इस साल के किक ऑफ वीडियो में कहा था कि रीसेल प्रॉपर्टीज़ विल गिव बेटर रिटर्न, रीसेल रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ विल गिव बेटर रिटर्न कंपेयर टू फ्रेश लॉन्चेस एंड अंडर कंस्ट्रक्शन। बट जिस तरीके की अनसर्टेनिटी आई है, रीसेल मार्केट रेडी पोजीशन का आज भी अच्छा रिटर्न देगा, बट इस अनसर्टेनिटी की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन की डील्स काफ़ी लुक्रेटिव मिल रही हैं। तो अगर आज के डेट में आपकी रिक्वायरमेंट को वो प्रोडक्ट मीट करता है, अच्छे बिल्डर का है, अच्छी लोकेशन पर है, साइजेस वो हैं जो कि आपको चाहिए, प्राइस पॉइंट ऐसा है जिसमें कि ओवर सप्लाई होने वाला डर नहीं है, तो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन का रीसेल बाज़ार एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड ये रीसेल रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज से भी अच्छे रिटर्न्स देंगे। और फ्रेश लॉन्चेस में काफ़ी सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने मार्केट की सिचुएशन को, करंट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को एक्नॉलेज किया है और अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा नेगोशिएशन के तौर पर या एक लिक्विडिटी पेमेंट प्लान के तौर पर बायर्स को ऑफर करना चाहा है। बट अभी भी आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स और इतने अच्छे डिस्काउंटिंग्स आज के डेट में आए हैं। बट अगर आप प्राइजेस को ट्रैक करते आ रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट पसंद है और प्राइस पॉइंट अच्छा मिल रहा है 31 मार्च से पहले पहले, तो ऐसी डील्स ग्रैब की जा सकती हैं। बट आपको पुराना रेट का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्फ्लेटेड प्राइस पर एक पेमेंट प्लान खरीद रहे हों। रिसेंट पास्ट में जो पेमेंट प्लान्स बिल्डर लाए थे उनमें मेजरली प्राइसिंग का, लोकेशन का, साइजिंग का कुछ ना कुछ मिसमैच था। बट कुछ ऐसे पेमेंट प्लान्स भी ऐसे बिल्डर के द्वारा देखे गए हैं जिनमें फंडामेंटली लोकेशन अच्छी है, प्रोजेक्ट प्लान अच्छा है, मास्टर प्लान काफ़ी बेहतरीन है और अच्छी डिमांड को टारगेट करता है। तो ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं, चाहे आप गुड़गांव में हों, चाहे बेंगलोर में हों, चाहे हैदराबाद में हों, पुणे में हों या महाराष्ट्र के किसी भी शहर में हों, मुंबई या ग्रेटर मुंबई एरिया में हों। तो ऑफकोर्स महाराष्ट्र में आज के डेट में ज़्यादा बेटर डील्स मिलती हैं क्योंकि वहाँ पर सप्लाईज़ काफ़ी ज़्यादा रही हैं और अनसोल्ड इन्वेंट्रीज़ का भी ग्राफ वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो वहाँ पर एक अच्छी डील ग्रैब की जा सकती है। गोइंग फॉरवर्ड रियल एस्टेट की डिमांड काफ़ी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि डिमांड कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो रही हो, डिमांड है, इट्स जस्ट द प्राइसिंग पॉइंट जो कि लोगों से दूर होता जा रहा है। बट द थिंग इज़ कि रियल एस्टेट की इनपुट कॉस्ट अगर गुड़गांव को पिक्चर में ले करके ना देखें तो इनपुट कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपका ये एक्सपेक्टेशन रखना कि इस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से रियल एस्टेट के प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। गोइंग फॉरवर्ड जब ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर एक चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी और रियल एस्टेट में आपके पास ये सुविधा है कि प्राइजेस आप लॉक कर सकते हैं और लोन
ले करके इन्फ्लेशन के रिस्क को बैंक के ऊपर डाल सकते हैं। अब इन्फ्लेशन के रिस्क की वजह से आरबीआई रेपो रेट कट्स नहीं कर सकता, तो आज हम ये कंक्लूड जरूर कर सकते हैं कि जो रेपो रेट कट्स हैं ये आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए ऐसे ही रहेंगे, एटलीस्ट 1 साल के लिए इतने पर ही रहेंगे। और अगर इन्फ्लेशन जो बातें मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एग्जेजरेट करके एक्चुअल में हो गई तो गोइंग फॉरवर्ड रेट बढ़ाए भी जा सकते हैं। और जैसे ही रेट बढ़ाया, मैंने आपको रियल एस्टेट के साइकिल में एक्सप्लेन किया है, तो वो एक रियल एस्टेट को पुश देने लगता है, तो प्राइजेस अब और भी आउट ऑफ रीच जा सकते हैं। और हम इंडिया में हैं तो डिमांड विल ऑलवेज बी देयर। अभी हम इतनी जल्दी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने लगे हैं चाइना वाली पेस पर कि फटाफट जितनी भी डिमांड है उनको कंक्लूड किया जा सके। कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, ऑफ कोर्स इट्स अ बायर्स मार्केट, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बायर्स कहाँ परेशान हैं? बायर्स अपने फंड फ्लोज की वजह से परेशान हैं, जॉब की अनसर्टेनिटी लग रही है, जिस तरीके से एआई उनके काम को रिप्लेस करता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है कि कल को हमें कुछ काम करने के लिए होगा या नहीं होगा। गोइंग फॉरवर्ड एआई विल चेंज द वे वी वर्क। क्या आप इस चेंज के लिए तैयार हैं? क्या आप किसी ऐसी रिपीटेटिव टास्क में हैं जो कि एआई या ऑटोमेटेड टूल्स ईजिली कर सकते हैं? तो ये टाइम है आपको नई चीज़ें सीखने का, एआई काम कैसे करता है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो लर्निंग, यू हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि कुछ एआई वाली चीज़ें आ रही होंगी एटलीस्ट कंटेंट के फॉर्म में। जिस तरीके से पिक्चोरियल डायग्राम्स या इन्फोग्राफिक्स होते हैं उनको जनरेट करने की कोशिश की है, और भी मैं आगे इंडल्ज हूँ इन चीज़ों में और सीखने के लिए। तो आई विल रिकमेंड कि आप भी सीखें। अगर किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी आपके फंड फ्लोज में या जॉब में लग रही है तो द ओनली वे यू कैन टैकल इज़ बाय लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं रियल एस्टेट में आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आई थिंक आपको अपने अपस्किलिंग पर देखना चाहिए, ना कि रियल एस्टेट पर, राइट। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि गोइंग फॉरवर्ड यू विल कंडक्ट योर बिजनेसेस जैसे भी हैं, आपके फंड फ्लोज इतने पॉजिटिव हैं, या आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। इनफैक्ट करंट काम में आप ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं और आपको अपना एप्लीकेशन आगे वाले टाइम में दिखता है, जो कि फॉर श्योर मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स को दिखेगा, राइट। तो आपको आज रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट की सिचुएशन या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कहीं भी हो, हम अभी भी कोविड की फिनेंशियली स्पीकिंग ये डिमोनेटाइजेशन से बुरा नहीं है, जीएसटी रेट कट से बुरा नहीं है, कोविड से बुरा नहीं है, राइट। स्टिल वी आर इन द बेटर पोजीशन टू कंडक्ट आवर बिजनेस, राइट। तो एआई बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ करके चला जाएगा, बट द थिंग इज़ कि आप भी तो एआई के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और विद दिस आप और भी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को कैपेबल बना सकते हैं टू डू मोर और टू डिलीवर मोर, राइट। तो ये मैं ऑफकोर्स टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं इकोनॉमी की प्रोस्पेक्ट से बात कर सकता हूँ, मैं इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर बात कर सकता हूँ। आज के डेट में जो मार्केट में अच्छी डील्स हैं वो वही ग्रैब कर पाएंगे जो फिनेंशियली स्ट्रांग हैं, जिन्होंने मार्केट को पिछले 1 से 1.5 साल में स्टडी किया है, हमेशा ट्रैक करते आए हैं, बिल्डर के ऑफरिंग्स को समझते हैं, तभी कन्विक्शन डेवलप होगी। ऑफ कोर्स 15 से 20 मिनट के वीडियो में आपको कन्विक्शन डेवलप नहीं कराई जा सकती है, बट स्टिल अगर आप ट्रैक करते आ रहे हैं चीज़ों को तो आप एलिट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़े बहुत पुराने वीडियोस देख सकते हैं, किक ऑफ वीडियो देख सकते हैं 2026 का, जहां पर ऑफ कोर्स इस तरीके की चीज़ों को हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की बहुत लार्ज स्केल पर वॉर होगी, जिस पर कि मैं अपनी रियल एस्टेट की रिसर्च के लिए लाइक कर पाऊँ। ऑफ कोर्स इस तरीके की चीज़ें हम एंटिसिपेट भी नहीं करते हैं, बट जब आज के डेट में ऐसा हो रहा है तो ऑफ कोर्स हमें अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं 5 से 6 महीने इन्फ्लेशन का रिस्क तो एटलीस्ट नहीं देखता हूँ। तो अगर आप आज नहीं भी डील क्लोज करते हैं, अगर आप डायरेक्ट बिल्डर के साथ कुछ लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स 31 मार्च शुड बी अ प्रायोरिटी। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो नो वरीज, लेट इट गो टिल दिवाली और समथिंग, राइट। आप वहाँ तक अच्छी डील ले सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड रीसेल की डील्स हों या रीसेल अंडर कंस्ट्रक्शन की डील्स हों, आपको दिवाली तक अच्छी डील्स मिलने की उम्मीद है। बट एक बार जब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी तो ऑफ कोर्स हम एक रियल एस्टेट में ग्रोथ और स्टेबिलिटी ज़रूर देखेंगे। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट का बाज़ार ही स्टैग्नेट है। इनफैक्ट रियल एस्टेट का बाज़ार सोना हो चांदी हो थोड़ा सा स्ट्रांग ही रहा है इस अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में। अगर आप स्टॉक मार्केट को कंपेयर करें तो राइट, हम हर एक डिप में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और अगला डिप और भी नीचे जा रहा है। इनफैक्ट
USD टू INR देखें तो INR इज़ एट द लोवेस्ट, राइट, 93 पर हिट किया। इनफैक्ट अगर INR अपना लोवेस्ट देखता जा रहा है तो इससे भी रियल एस्टेट बढ़ता है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, हम अभी भी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में हैं, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है हमारी प्रोडक्शन से, राइट। तो अगर रुपया टूट रहा होता है तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ता है, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एजुकेट किया हो कि आपको आज के डेट में क्या करना चाहिए। अगर आप के पास थोड़ा सा भी कन्विक्शन है टू क्लोज अ गुड डील, you are able to identify that this is a good deal, this is a bad deal, this is a undersupplied segment, this is a oversupplied segment, this location is good, this builder is good, then this is the time to go ahead। बिल्डर के साथ हैं तो ऑफकोर्स जल्दी से जल्दी क्लोज कीजिए। अगर आप किसी रीसेल डील में हैं तो गोइंग फॉरवर्ड आप थोड़ा सा समय ज़रूर ले सकते हैं, स्टिल हैव टाइम। 6 महीने के बाद आई एम सीइंग कि हाँ, रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न्स और एक जंप की उम्मीद है, और इस तरीके से छोटे छोटे साइकिल्स बीच में आते रहें तो रियल एस्टेट से रिस्क भी मिटिगेट होता रहता है। तो रियल एस्टेट की ये सबसे अच्छी चीज़ भी है कि लिक्विडिटी इतनी ईजी नहीं है, तो आप बहुत ईजी बेच नहीं सकते। तो जब इस तरीके के की अनसर्टेनिटी आती है तो यू कीप होल्डिंग, और जब चीज़ें ठीक होती हैं, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी उस तरीके से बढ़ता है, लोग और ज़्यादा रियल एस्टेट या बाकी सारी चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं, तो रियल एस्टेट के प्राइजेस भी, कार के प्राइजेस भी ऊपर जाते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आप होल्ड करके रखते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स दिखते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप 5% 10% के आसपास प्राइजेज नीचे आए और आपका ऑटो ट्रिगर हिट हो गया है और सेल हो गया, राइट। ऐसा रियल एस्टेट में नहीं होता। दैट्स वाई पीपल आर एबल टू मेक गुड वेल्थ वाया रियल एस्टेट। ऑफ कोर्स इस तरीके की होल्डिंग कैपेसिटी सबकी नहीं हो सकती। दैट्स वाई यू आर सीइंग मल्टीपल अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल डील्स हैपनिंग, राइट। तो ऐसा नहीं है कि रीसेल रेडी पोजीशन में रिटर्न्स नहीं होंगे, इट्स जस्ट दैट कि रीसेल अंडर कंस्ट्रक्शन की डील्स इतनी बेहतरीन आ रही हैं कि आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि दिल्ली NCR में ये अंडर कंस्ट्रक्शन का रीसेल मार्केट एग्जिस्ट करता है, बट बाकी शहरों में नहीं करता। तो वहाँ के केस में आप रीसेल रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ पर फोकस कर सकते हैं, या ऑफ कोर्स बिल्डर के लॉन्च पर फोकस कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड द डिमांड एंड सप्लाई गेम, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा आपके रिटर्न्स पर। आपके क्या थॉट्स हैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में? AI पर आपके क्या विचार हैं? हाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज आवर वे ऑफ वर्क और हाउ वी कंडक्ट आवर बिजनेस, इस पर ज़रूर प्रकाश डालें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज़रूर भेजें।